हरियापुर गांव में हरिया अपनी पत्नी शांति और इकलौती बेटी दीपा के साथ रहता था। हरिया मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अब दीपा बड़ी हो चुकी थी, इसलिए हरिया उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहता था। सुबह हरिया तैयार होकर घर से निकलने लगता है। शांति भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होती है। दीपा बेटा, हम दोनों पास के गांव में तुम्हारे लिए एक लड़का देखने जा रहे हैं। तुम घर का थोड़ा ख्याल रखना। अच्छा पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर संभाल लूंगी। और हाँ बेटी, हम थोड़ा देर से लौट सकते हैं, खाना समय पर खा लेना। जी माँ, आप दोनों आराम से जाइए। बेटी की बात सुनकर हरिया और शांति मुस्कुराए। फिर दोनों घर से निकलकर पास के गांव में रिश्ता देखने के लिए चल पड़े। हरिया और शांति लड़के का रिश्ता देखने उसके घर पहुंचते हैं। लड़के के माता पिता दोनों का अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। आइए आइए, आप लोग बैठिए। हमें भी आपकी बेटी दीपा के बारे में काफी कुछ बताया गया है। जी, हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों का रिश्ता अच्छे परिवार में हो जाए। हमारा बेटा तो बीए पास है, पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी की तैयारी भी कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का ही चाहिए। आपकी बेटी ने कितनी पढ़ाई की है? दीपा ने इंटर तक पढ़ाई की है। बस इंटर? हमारे बेटे ने बीए किया है और आपकी बेटी ने सिर्फ इंटर? जी, पढ़ाई अपनी अपनी किस्मत और हालात के हिसाब से होती है। दीपा घर संभालने में भी बहुत अच्छी है। हमारे घर में वैसे भी कौन सा ज्यादा काम है, लेकिन लड़का हमारा पढ़ा लिखा है तो शादी में कुछ अच्छा मिलना भी चाहिए। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम शादी में एक गाड़ी चाहते हैं। गाड़ी? भाई साहब, मैं छोटा किसान हूं। इतनी बड़ी मांग पूरी करना मेरे बस की बात नहीं है। हमें तो शादी में गाड़ी चाहिए। अगर गाड़ी नहीं दे सकते तो फिर इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। हरिया और शांति वहां से उठकर चले गए। रिश्ता नहीं हो पाया, लेकिन हरिया ने अपनी बेटी के सम्मान के साथ समझौता किए बिना दहेज की मांग को साफ ठुकरा दिया। हरिया और शांति रिश्ता किए बिना उदास मन से घर लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में हरिया की नजर सड़क किनारे बने एक छोटे से ढाबे पर पड़ती है। वहां उसकी बेटी दीपा एक लड़के के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। ढाबे पर दीपा को एक लड़के के साथ बैठे देखकर हरिया और शांति दोनों वहीं ठिठक गए। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे शांति, वो देखो, वो तो अपनी दीपा है। हरिया दीपा के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। ये यहाँ किस लड़के के साथ बैठी है? मैं अभी उससे पूछता हूँ। रुकिए, अभी उसके पास मत जाइए। क्यों रोक गई हो मुझे? अपनी बेटी को किसी अनजान लड़के के साथ देख रहा हूँ। उससे पूछूंगा नहीं तो क्या करूंगा? यहाँ सबके सामने पूछताछ करेंगे तो बात फैल जाएगी। पहले घर चलिए, फिर दीपा से आराम से पूछ लेंगे। हरिया कुछ पल दीपा की तरफ देखता है। वो काफी परेशान होता है, लेकिन शांति की बात मान लेता है। दोनों बिना दीपा को बताए चुपचाप वहां से घर की ओर चले जाते हैं। हरिया के मन में अब अपनी बेटी को लेकर कई सवाल उठ रहे होते हैं। घर लौटने के बाद हरिया परेशान होकर आंगन में टहल रहा था। उसके मन में ढाबे पर दीपा को उस लड़के के साथ देखने की बात घूम रही थी। तभी दीपा घर आ जाती है। पिताजी, आप दोनों इतनी चिंता में क्यों हैं? चिंता कैसे न करें? आज हमने तुम्हें ढाबे पर एक लड़के के साथ बैठे देखा है। हमें बताओ, वो लड़का कौन था और तुम उसके साथ वहाँ क्या कर रही थी? माँ, पिताजी, मैं आपको सब बताने ही वाली थी। तो फिर बिना देर किए अभी सब सच सच बताओ। शांति ने देखा कि हरिया गुस्से में दीपा से सवाल कर रहा है। उसने तुरंत दोनों को रोक दिया। यहाँ खड़े होकर बात मत कीजिए, कोई सुन लेगा। अंदर चलकर बात करते हैं। तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब बताओ दीपा, वो लड़का कौन था और तुम उसके साथ ढाबे पर क्या कर रही थी? पिताजी, वो लड़का मेरे कॉलेज में पढ़ता है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं उससे प्यार करती हूँ। दीपा की बात सुनकर हरिया और शांति दोनों परेशान हो गए। उन्हें अपनी बेटी की चिंता होने लगी। दीपा, हम गरीब किसान हैं और वो लोग हमसे कहीं ज्यादा पैसे वाले हैं। हमारी हैसियत में बहुत फर्क है।
हमें डर है कि कल को वो लोग तुम्हें भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। बेटा, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। अमीर घर के लोग आज तुम्हें पसंद कर रहे हैं, लेकिन कल अगर तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम कहाँ जाओगी? दीपा, जिद मत करो। हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे लिए अच्छा बुरा समझते हैं। पिताजी, मैं अपनी जिंदगी का फैसला बिना अपनी पसंद के नहीं कर सकती। मैं उससे ही शादी करूंगी। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी हो तो आज से तुम्हारा अकेले घर से बाहर निकलना बंद। जब तक ये बात खत्म नहीं होती तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। लेकिन पिताजी। मैंने कह दिया ना, अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। इतना कहकर हरिया और शांति वहां से चले गए। दीपा वहीं बैठी रह गई और अपनी किस्मत पर रोती रही। अगले दिन सुबह हरिया और शांति खेत पर जाने के लिए तैयार होते हैं। घर से निकलने से पहले दोनों दीपा को समझाते हैं। दीपा, हम दोनों खेत पर जा रहे हैं। तुम घर का ध्यान रखना और बिना बताए कहीं बाहर मत जाना। हाँ बेटी, घर पर ही रहना। तुम्हें पता है ना हमने तुम्हें बाहर जाने से क्यों मना किया है। जी माँ, आप दोनों जाइए, मैं घर पर ही रहूंगी। हरिया और शांति के जाते ही दीपा कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही। फिर उसने बाहर झांककर चारों तरफ देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। आसपास किसी को न देखकर दीपा चुपचाप घर से बाहर निकली और दीपक से मिलने के लिए उसके पास चली गई। दीपा दीपक के पास पहुंचती है। उसे परेशान देखकर दीपक समझ जाता है कि बात कुछ गंभीर है। तुमने मुझे इतनी जल्दी मिलने के लिए क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? नहीं दीपक, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अब उस घर में और नहीं रह सकती। घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मुझे डर है कि वो मेरी शादी मेरी मर्जी के बिना कर देंगे। तुम इतना परेशान मत हो। अगर मैं यहीं रही तो मेरी शादी किसी और से कर दी जाएगी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन दीपा, तुम्हारे माता पिता क्या सोचेंगे? अभी मेरे पास यही रास्ता बचा है। ठीक है, मैं रात में तुम्हें लेने आऊंगा। बात तय होने के बाद दीपा वापस अपने घर लौट आई, लेकिन उसके मन में अब रात का इंतजार था। देखते ही देखते रात हो जाती है। हरिया, शांति और दीपा तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। दीपा बिल्कुल शांत रहती है, जिससे उसके माता पिता को लगता है कि शायद अब उसकी समझ में बात आ गई है। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को सामान्य देखकर खुश हो जाते हैं। खाना खाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आधी रात को जब हरिया और शांति गहरी नींद में सो जाते हैं, तब दीपा धीरे से उठती है। वो अपना बैग उठाती है और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल जाती है। घर से निकलकर दीपा सीधे दीपक के पास पहुंचती है। दीपक उसे देखकर समझ जाता है कि दीपा ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया है। दीपा और दीपक ट्रेन में बैठकर दीपक के घर की ओर निकल जाते हैं। पूरी रात सफर करने के बाद अगली सुबह दोनों दीपक के घर पहुंचते हैं। दीपक के साथ एक अनजान लड़की को देखकर उसकी मां दामिनी चौंक जाती है। दीपक, ये लड़की कौन है और तुम इसे अपने साथ घर क्यों लेकर आए हो? माँ, इसका नाम दीपा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके घर वाले हमारी शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए ये मेरे साथ यहाँ आ गई। ये सुनकर दामिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या कहा? तुम बिना हमें बताए किसी लड़की को घर लेकर आ गए? तभी दीपक के पिता भी वहां आ जाते हैं। सुबह सुबह ये क्या तमाशा लगा रखा है? पिताजी, ये दीपा है। मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। दीपा की पूरी बात सुनकर उसके पिता गंभीर हो जाते हैं। दामिनी कुछ देर दीपा को ऊपर से नीचे तक देखती रहती है। अगर ये लड़की घर में रहेगी तो घर के सारे काम करेगी, मुझे भी आराम मिलेगा। दामिनी तुरंत अपना गुस्सा शांत कर लेती है। ठीक है, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। अंदर आ जाओ। धन्यवाद माँ जी। दीपा ये नहीं जानती थी कि दामिनी उसे बहू का सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम करवाने के इरादे से घर के अंदर ला रही थी। सुबह जब हरिया और शांति की नींद खुलती है तो उन्हें घर में दीपा कहीं दिखाई नहीं देती। दोनों काफी देर तक उसे ढूंढते हैं,
लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। दीपा कहीं दिखाई नहीं दे रही। हरिया जी, कहीं वो घर से चली तो नहीं गई? क्या? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कल रात से वो बहुत शांत थी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो उसी लड़के के साथ भाग तो नहीं गई। ऐसा मत कहो शांति। चलो पहले गांव में जाकर पूछते हैं, शायद किसी को उसके बारे में पता हो। नहीं, किसी को कुछ मत बताइए। आपको पता है, हमारे गांव में पुरानी परंपरा है, अगर किसी की बेटी घर से भाग जाए तो लोग उस परिवार का हुक्का पानी तक बंद कर देते हैं। हम पूरे गांव के सामने कैसे जाएंगे? लेकिन अपनी बेटी को ढूंढे बिना हम चुप भी तो नहीं बैठ सकते हैं। अभी किसी को कुछ मत बताइए, पहले हम खुद ही पता लगाने की कोशिश करते हैं। गांव वालों के तानों और बदनामी के डर से दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया। दोनों चुपचाप खेत की ओर चले गए और अपना काम करने लगे। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद जब दोनों घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी पड़ोसन उन्हें मिल जाती है। अरे शांति, मैं आज तुम्हारे घर गई थी। दीपा घर पर नहीं थी। कहाँ गई है तुम्हारी बेटी? वो दीपा अपनी नानी के घर गई है, कुछ दिनों के लिए वहीं रुकेगी। अच्छा, हमें तो बताया ही नहीं। बस अचानक ही जाना पड़ गया। चलिए अब हम घर चलते हैं। किसी तरह बात संभालकर हरिया और शांति घर लौट आए, लेकिन दोनों के मन में दीपा को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। घर लौटकर हरिया और शांति ने हाथ मुंह धोया और खाना खाने के लिए बैठ गए। सामने खाना रखा था, लेकिन बेटी की चिंता में दोनों का निवाला गले से नहीं उतर रहा था। हरिया जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं हमारी दीपा कहाँ होगी, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा। मेरा भी मन बहुत घबरा रहा है। अगर वो सच में उस लड़के के साथ चली गई है तो हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? तभी पड़ोस में रहने वाली शालिनी वहां आ जाती है। वो दरवाजे के पास रुककर दोनों की बातें सुन लेती है। क्या दीपा घर से चली गई है? हरिया और शांति अचानक चौंक जाते हैं। शालिनी, तुम कब आई? अभी आई हूँ, लेकिन तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली हैं। शालिनी, हमारी बात किसी से मत कहना। गांव में बात फैल गई तो बहुत बदनामी होगी। बदनामी की चिंता बाद में करना। अगर दीपा घर से चली गई है तो ये बात सरपंच को पता होनी चाहिए। शायद गांव के लोग मिलकर उसे ढूंढने में मदद कर सकें। लेकिन शालिनी, अगर गांव वालों को पता चला तो? शांति, बेटी का पता लगाना ज्यादा जरूरी है। मैं अभी सरपंच को सब बताने जा रही हूँ। शालिनी की बात सुनकर हरिया और शांति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब उन्हें डर था कि उनकी छिपाई हुई बात पूरे गांव के सामने आने वाली थी। शालिनी की बात गांव में फैलते ही कुछ ही देर में पंचायत इकट्ठा हो जाती है। हरिया और शांति भी पंचायत के सामने खड़े होते हैं। हरिया, जो बात हुई है वो सबके सामने साफ साफ बताओ। सरपंच जी, हमारी बेटी दीपा घर से चली गई है। हमें शक है कि वो किसी लड़के के साथ गई है। हम डर गए थे, इसलिए गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। हम अपनी बेटी को ढूंढना चाहते थे, लेकिन बदनामी के डर से किसी से मदद नहीं मांग पाए। बात छिपाने से बदनामी कम नहीं होती हरिया। हमसे गलती हो गई, लेकिन हम अपनी बेटी को ढूंढना चाहते हैं। हरिया, तुम्हें पता है गांव में ऐसी घटना को लेकर पुरानी परंपरा क्या है? पंचायत के फैसले के मुताबिक आज से गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए। हमारी बेटी की गलती की सजा हमें मत दीजिए। हमें उसे ढूंढने में मदद चाहिए। पंचायत का फैसला हो चुका है, अब कोई इस परिवार की मदद नहीं करेगा। सरपंच का फैसला सुनते ही पंचायत में मौजूद सभी लोग वहां से चले गए। हरिया और शांति टूटे हुए मन से अपने घर लौट आए। हमारी बेटी चली गई और अब पूरा गांव भी हमसे दूर हो गया। पता नहीं हमारी दीपा कहाँ होगी। भगवान ही अब उसका सहारा है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पास बैठकर रोने लगे। बेटी की चिंता और गांव के बहिष्कार ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। अगले दिन सुबह हरिया और शांति घर का जरूरी सामान लेने गांव की किराने की दुकान पर पहुंचे। दोनों काफी परेशान थे। भाई साहब, घर में राशन खत्म हो गया है, थोड़ा सामान दे दीजिए, पैसे फसल बेचने के बाद दे देंगे। हरिया भाई, मैं आपको सामान देना चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। कैसी मजबूरी?
हम पैसे दे देंगे, बस अभी घर में सामान नहीं है। बात पैसों की नहीं है। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो पंचायत वाले मेरा भी हुक्का पानी बंद कर देंगे। लेकिन भाई, हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं। ऐसे समय में कोई किसी की मदद नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मैं पंचायत के खिलाफ नहीं जा सकता। माफ कर देना। हरिया और शांति खाली हाथ दुकान से लौट आए। उन्हें समझ आ गया था कि पंचायत के फैसले के बाद गांव में कोई भी उनका साथ देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस रात हरिया और शांति के घर में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। दोनों ने चुपचाप जो कुछ बचा था वही खाना खाया। अगली सुबह अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। हरिया के कच्चे घर की छत जगह जगह से टपकने लगती है और देखते ही देखते घर के अंदर पानी भरने लगता है। हरिया जी, घर में तो चारों तरफ पानी टपक रहा है, अब कहाँ बैठेंगे? समझ नहीं आ रहा। अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए किसी पड़ोसी से थोड़ी मदद मांग लेते हैं, शायद कोई हमें कुछ देर के लिए अपने घर में जगह दे दे। दोनों बारिश में भीगते हुए आस पड़ोस में मदद मांगने के लिए घर से निकल पड़े। रीवा बहन, बारिश से हमारा घर रहने लायक नहीं बचा है, थोड़ी देर के लिए हमें अपने घर में जगह दे दो। मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, लेकिन आपको अंदर नहीं रख सकती। अगर गांव वालों को पता चल गया तो मेरा भी हुक्का पानी बंद कर देंगे। रीवा, हम बस बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर की जगह मांग रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। रीवा की मजबूरी समझकर हरिया और शांति चुपचाप वहां से लौट आए। घर बारिश में रहने लायक नहीं बचा है, अगर थोड़ी देर के लिए हमें अपने घर में जगह दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर अपनी बेटी को समय रहते संभाल कर रखा होता तो आज ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन अभी हमें सच में मदद की जरूरत है। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन पंचायत के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर हरिया और शांति चुपचाप वहां से भी लौट आए। पड़ोसियों से मदद ना मिलने पर हरिया और शांति निराश होकर गांव से दूर जंगल की ओर चले जाते हैं। बारिश अब बंद हो चुकी थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम करने लगते हैं। हरिया जी, अब गांव में कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है, आखिर हम कब तक दूसरों के भरोसे रहेंगे? तुम ठीक कह रहे हो। क्यों ना हम यहीं जंगल में एक छोटा सा घर बना ले, कम से कम किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। हरिया और शांति ने जंगल में पड़े सूखे लकड़ियों और बड़े बड़े पत्तों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दोनों दिन रात मेहनत करते रहे। धीरे धीरे लकड़ियों का ढांचा तैयार होने लगा और पत्तों से उसकी छत बनाई जाने लगी। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद जंगल में उनका छोटा सा पत्तों का घर तैयार हो गया। देखिए हरिया जी, आखिर हमारा छोटा सा घर बन ही गया। हाँ शांति, छोटा है, लेकिन अब ये हमारा अपना घर है। देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए। अब हरिया और शांति ने जंगल में अपनी छोटी सी गृहस्थी बसा ली थी। कुछ दिन बाद हरिया और शांति खेत पहुंचे तो देखा कि पास का बड़ा नाला बारिश के पानी से ओवरफ्लो हो रहा था और पानी खेतों की तरफ बढ़ रहा था। अरे हरिया जी, नाले का पानी तो खेतों में घुस रहा है। हाँ, अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो गांव के सारे खेत डूब सकते हैं। दोनों ये देखकर घबरा जाते हैं और तुरंत सरपंच को इसकी खबर देने के लिए गांव की ओर चल पड़ते हैं। हरिया और शांति घबराए हुए सरपंच के घर पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही सरपंच नाराज हो जाता है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? पंचायत के फैसले के बाद भी गांव में घूम रहे हो? सरपंच जी, हम अपनी सफाई देने नहीं आए हैं। पहले हमारी बात सुन लीजिए, मामला बहुत गंभीर है। जी, हमारे खेत के पास का नाला बारिश के पानी से लबालब भर गया है। पानी खेतों की तरफ बढ़ रहा है। अगर बात इतनी गंभीर है तो देर करना ठीक नहीं होगा। चलो अभी जाकर देखते हैं। सरपंच ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और सभी को साथ लेकर नाले की तरफ चल पड़ा। गांव वाले मिलकर नाले की मरम्मत करने में जुट जाते हैं। कुछ ही समय में नाला पहले से मजबूत और सुरक्षित हो जाता है।
इसके बाद सभी गांव वापस लौट आते हैं। हरिया और शांति चुपचाप वहां से जाने लगते हैं। तभी सरपंच उन्हें रोक लेता है। हरिया, 1 मिनट रुको। आज मुझे एहसास हुआ कि पुरानी परंपरा के नाम पर हमने तुमसे तुम्हारा हक और गांव का साथ छीन लिया था। सरपंच जी, अब ऐसा नहीं होगा। आज से हमारे गांव में किसी परिवार का हुक्का पानी बंद करने की यह परंपरा खत्म होती है। सरपंच जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। हरिया, तुम्हारा घर भी बारिश में काफी खराब हो गया। उसकी मरम्मत के लिए जितने पैसों की जरूरत होगी, गांव वाले मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। सरपंच जी, आपने इतना सोच लिया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। इसे एहसान मत समझना हरिया। आज तुमने गांव की मुसीबत ने साथ दिया है, अब गांव का भी फर्ज है कि तुम्हारा साथ दे। सरपंच की बात सुनकर हरिया और शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे मुश्किलों के बाद उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी। धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए। हरिया और शांति अब अपने घर में बैठकर बातें कर रहे थे। सरपंच जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। उन्होंने ना सिर्फ हमारा साथ दिया, बल्कि गांव की पुरानी परंपरा भी खत्म कर दी। हाँ, उन्होंने हमें फिर से गांव में सम्मान के साथ जीने का मौका दिया। तभी दोनों को अचानक अपनी बेटी दीपा की याद आ गई। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। पता नहीं हमारी दीपा इस वक्त कहाँ होगी। हमें उसे ढूंढना होगा, आखिर वो हमारी बेटी है। दीपा की याद आते ही हरिया अगले दिन सरपंच के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। सरपंच जी, मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है, पता नहीं वो कहाँ होगी। चिंता मत करो हरिया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सरपंच ने गांव के एक भरोसेमंद व्यक्ति को हरिया के साथ भेज दिया। अगले दिन हरिया और वह व्यक्ति ट्रेन से दीपा की तलाश में निकल पड़े। बस मेरी बेटी जहां भी हो, हमें सुरक्षित मिल जाए। हरिया और गांव का वह व्यक्ति दीपा को ढूंढते ढूंढते एक यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाते हैं। तभी सामने से एक लड़की आकर उनके सामने रुकती है। क्या आप दीपा के पापा हरिया हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? दीपा मेरे घर में काम करती है। उसने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी, इसलिए मैं आपको पहचान गई। ये सुनकर हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी अपने ही पसंद के घर में जाकर काम कर रही है। मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो, मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। वो लड़की हरिया और उसके साथ आए व्यक्ति को अपने घर ले गई। थोड़ी देर बाद लड़की हरिया और उसके साथ आए व्यक्ति को अपने घर ले जाती है। अंदर पहुंचते ही हरिया की नजर दीपा पर पड़ती है, जो फर्श पर पोछा लगा रही होती है। दीपा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरिया की आवाज सुनते ही दीपा पोछा लगाना छोड़कर खड़ी हो जाती है। अपने पिता को सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। बेटा, तुम यहाँ ये सब काम क्यों कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? पिताजी, दीपक ने मुझसे शादी करने का वादा किया था। वो मुझे अपने घर लेकर आया, लेकिन बाद में उसने मुझसे शादी नहीं की और मुझे यही छोड़कर विदेश चला गया। क्या? उसने तुमसे शादी भी नहीं की और तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया? हाँ पिताजी, तब से मैं इसी घर में नौकरानी की तरह काम कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपके पास वापस कैसे आऊँ। बेटी की बात सुनकर हरिया की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अब तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहना है। अपना सामान उठाओ और हमारे साथ घर चलो। तभी दामिनी वहां आ जाती है और हरिया के सामने खड़ी हो जाती है। ठहरिए, आप दीपा को यहाँ से नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकता? ये मेरी बेटी है और अब वो मेरे साथ ही जाएगी। आपकी बेटी होगी, लेकिन इतने दिनों से इस घर में रहकर इसने हमारे घर का काम किया है। अब अचानक आप इसे ऐसे ही लेकर नहीं जा सकते। काम करवाने के लिए मेरी बेटी को यहाँ रखा था। दीपक ने शादी का वादा करके इसे यहाँ लाया और अब खुद विदेश चला गया। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। ये लड़की यहाँ रहेगी और अपना काम करेगी। दामिनी के दीपा को रोकने पर हरिया के साथ आया शैलेश आगे बढ़ता है। अगर आपने दीपा को जबरदस्ती रोका तो हमें पुलिस में शिकायत करनी पड़ेगी। पुलिस की बात सुनकर दामिनी घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। ठीक है, शिकायत मत कीजिए। दीपा अंदर जाती है और अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर वापस आ जाती है। फिर वो अपने पिता के साथ घर लौटने के लिए निकल पड़ती है। हरिया, दीपा और शैलेश ट्रेन से वापस गांव लौट आते हैं।
घर पहुंचते ही दीपा अपनी माँ शांति से मिलकर बहुत खुश होती है। मेरी बच्ची, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तू वापस आ गई। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अब आपके पास आकर बहुत खुशी हो रही है। ये देखकर हरिया की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। तभी सरपंच आगे बढ़कर दीपा को समझाने लगता है। आगे से ऐसी गलती मत करना। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने माता पिता से बात जरूर करना। कुछ देर बाद सरपंच और गांव के बाकी लोग अपने अपने घर चले गए। हरिया, शांति और दीपा भी अपने घर के अंदर चले गए। बेटी, तू इतने दिनों बाद घर आई है। चल, आज सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन हरिया, शांति और दीपा खेत के काम पर निकल जाते हैं और फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।